देह शिवावर मोही है शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं। डरूं अरी सो जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। शायद इनकी ये प्रार्थना कबूल हुई और इन्होंने इसे जी कर दिखाया। दृढ़ निश्चय, निष्काम कर्म, चतुराई और साहस की मिसाल इंडियन NSA अजीत डोभाल। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जो अखबार की सुर्खियों से ज्यादा दुश्मनों की हिट लिस्ट में रहा। दोस्तों, ये बुक और इनकी कहानी कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। इनकी एक एक मिशन पर कई बॉलीवुड स्पाई फिल्म्स बन चुके हैं, लेकिन इनकी पूरी जिंदगी किसी एक फिल्म में कवर नहीं हो पाई। तो चलिए देखते हैं इनकी पूरी जिंदगी और सारे इम्पोर्टेंट मिशंस जो ये कर चुके हैं और जिसकी वजह से हम और हमारा देश आज भी सलामत है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहाड़ों में जन्मे लोग अक्सर चुपचाप हर दर्द सहते हैं, लेकिन जब देश को जरूरत हो तो वही लोग पर्वत की तरह अड़ग खड़े नजर आते हैं। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की वो पावन धरती जहाँ बचपन सादगी में बीतता है और चरित्र अनुशासन में ढलता है। यही जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम आज राष्ट्रीय सुरक्षा का पर्याय बन चुका है, अजित डोभाल। उनके पिता गोविंद वल्लभ डोभाल भारतीय सेना में सूबेदार मेजर थे। एक ऐसा वातावरण जहाँ हर सुबह तिरंगे को सलामी देकर शुरू होती थी और हर रात देशभक्ति के गीतों के साथ बीतता था। छोटे अजीत का मन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वे शरारती नहीं थे, लेकिन तीव्र बुद्धि वाले थे। उनकी नजरों में बचपन से ही गहराई थी, जैसे वो हर चीज को देखने के साथ साथ परखते भी थे। अजित डोभाल ने कभी ऊंचे बोल नहीं बोले, लेकिन उनकी चुप्पी में वो ताकत थी जो दूसरों की चीखों को सुन पाती थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अनुशासन, फिजिकल ट्रेनिंग और राष्ट्र प्रेम की असली परिभाषा सीखी। किशोर अवस्था में ही उनका व्यक्तित्व किसी सैन्य अधिकारी की तरह लगने लगा था। शब्दों से नहीं, कर्मों से बात करने का स्वभाव था उनका। आगे चलकर उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर किया, एक ऐसा विषय जो उनकी रणनीतिक सोच को और पैना करने वाला था। साल था 1968 जब अजित डोभाल अपने पहले ही अटेम्प्ट में IPS अधिकारी बने। लेकिन ये सिर्फ एक सरकारी ओहदा नहीं था, ये उनके सफर की शुरुआत थी, जहां उन्हें कानून और उसकी गहन बारीकियां सीखनी थी। उनकी पहली पोस्टिंग केरे कैडर में हुई, लेकिन जल्दी ही उनकी बारीक नजरों और तीव्र समझदारी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का ध्यान उनकी तरफ खींचा। और यही से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहाँ उन्हें ना कोई वर्दी मिली, न पैसा, न कोई मेडल, न शहरत, मिली तो सिर्फ खतरे, जिम्मेदारियां और देश। डोभाल हमेशा सीखने के भूखे थे। वो घंटों बैठे केस फाइलें पढ़ते, भारतीय इतिहास के स्पाई मिशंस को स्टडी करते, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी डर को काम में उतरने नहीं दिया। उनका एक ही मूल मंत्र था, कोई भी मिशन बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ देश बड़ा होता है। चैप्टर 2, मिजोरम। विद्रोहियों के साथ बोली या गोली। कुछ जंगें मैदान में लड़ी जाती हैं और कुछ बंद कमरों में, लेकिन सबसे मुश्किल जंग वो होती है जहां दुश्मन भी तुम्हारे देशवासी हों। साल था 1970 जब भारत का एक टुकड़ा मिजोरम अंगारों पर था। मिजो नेशनल फ्रंट MNF, एक अलगाववादी संगठन, भारत से पूरी तरह आजादी मांग रहा था। जंगलों में छिपे सैकड़ों हथियारबंद विद्रोही सरकारी ठिकानों पर हमला कर रहे थे। मिजोरम की वादियां अब सुंदरता की नहीं, खून और आग की गवाही देने लगी थी। उस वक्त सरकार के पास दो रास्ते थे, फौज भेजी जाए और बल प्रयोग से दमन किया जाए, या कोई ऐसा भेजा जाए जो दिलों की भाषा जानता हो। और यहीं आया अजीत डोभाल का नाम। डोभाल जानते थे ये लड़ाई बंदूक से नहीं, विश्वास से जीती जा सकती है। उन्होंने वहां पहुंचते ही न तो पुलिस फोर्स मांगी और न ही कोई सिक्योरिटी, बल्कि उन्होंने वो किया जो एक स्पाई कम और एक साइकोलॉजिस्ट ज्यादा करता है। एक रात MNF के एक टॉप कमांडर उनके घर आए। जी हाँ, वही लोग जो कुछ दिन पहले तक सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। अजीत डोभाल ने न सिर्फ उन्हें अपने घर बुलाया, बल्कि उनके लिए खुद खाना बनवाया। जब उनकी पत्नी को यह पता चला कि रात के खाने पर जो मेहमान आया है वो देशद्रोही विद्रोही है, तो वो भय और चिंता में आ गई। लेकिन डोभाल ने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने उन्हें वचन दिया था और सुरक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं होती, सुरक्षा एक भरोसे से शुरू होती है। मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन इस बार एक थाली से। डोभाल ने इस बात को समझा, विद्रोही भी किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, उनके पास भी डर है, सपने हैं, बस दिशा भटक गई है। डोभाल ने न सिर्फ विद्रोही से बातचीत शुरू की, बल्कि उनके भीतर भारत के लिए भावना फिर से जगाई। धीरे धीरे MNF के कई सदस्य बातचीत के मेज पर आए। कुछ ने हथियार डाल दिए, कुछ ने खुद को भारत की मुख्य धारा में शामिल कर लिया। डोभाल हमेशा मानते थे हर इंसान के भीतर एक सच्चा हिस्सा होता है और आप अगर दिल से बात करें तो सबसे कठोर से कठोर हृदय भी पिघल सकता है। उनके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये थी एक परीक्षा कि क्या बिना गोली चलाए एक पूरा आंदोलन शांत किया जा सकता है, और उन्होंने ये कर दिखाया।
लेकिन डोभाल की ये जीत बहुतों को चुभी हुई थी, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुतों ने सोचा भी नहीं था। चैप्टर 3 पंजाब। जब गोल्डन टेम्पल बना युद्ध भूमि। पंजाब में गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो पूरे भारत के लिए आस्था की आत्मा है। लेकिन जब आतंक उन पवित्र स्थानों को ढाल बना ले, तब एक कड़ा इम्तिहान शुरू होता है। साल था 1988। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु शीश नवाते थे, अब एक किले में बदल चुका था, जहाँ आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था। यह वही दौर था जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। खालिस्तान आंदोलन जोरों पर था और पाकिस्तानी आईएसआई इसे हवा दे रही थी। बहुत सोचने के बाद उस वक्त की सरकार ने चुना ऑपरेशन ब्लैक थंडर। लेकिन इससे पहले कि गोलियां चले, जरूरत थी एक इंसान की जो दुश्मन के बीच जाकर उनकी गिनती, मंशा और रणनीति को समझ सके। और तब चुना गया एक नाम, फिर से अजीत डोभाल। लेकिन इस बार चुनौती और भी भारी थी। डोभाल ने खुद को आईएसआई एजेंट के रूप में पेश किया, एक ऐसा एजेंट जो भारत सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। और इसी पहचान के साथ वो घुस गए स्वर्ण मंदिर के अंदर, हाँ, उसी पवित्र स्थान में जो अब हथियारों का भंडार बन चुका था। डोभाल ने उनके बीच रहकर आतंकियों की संख्या, हथियारों की स्थिति, घूमने के रास्ते और सभी कमजोर और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और एक एक करके सरकार तक पहुंचाया। ये जानकारी थी जिसने एनईसी कमांडो को ऑपरेशन के लिए तैयार किया। एक एनईसी कमांडर ने बाद में कहा, जब चारों तरफ गोलियां चल रही थी, डोभाल मंदिर परिसर में इस तरह टहल रहे थे जैसे उन्हें मौत से मोहब्बत हो। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ मिशन था। डोभाल इस बात को अच्छे से जानते थे, कोई भी मिशन ऑपरेशन तब तक अंधा है जब तक उसके पास जमीनी खुफिया जानकारी ना हो। उन्होंने मैदान में उतरकर वो किया जो कोई ड्रोन, सैटेलाइट या टेलीफोन नहीं कर सकता। अंततः ब्लैक थंडर सफल रहा। आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया, स्वर्ण मंदिर और उसका सम्मान बचा रहा। डोभाल का यही तरीका था, विनाश नहीं, समाधान। चैप्टर 4 पाकिस्तान के घर में बैठा एक भारतीय जासूस। अगर देश की रक्षा के लिए कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें आपको अपनी पहचान मिटानी पड़े, मौत हथेली में लिए हुए घूमना पड़े, तो क्या आप कर पाएंगे वो काम? डोभाल ने अपने देश के लिए न सिर्फ जिंदगी दांव पर लगाई, बल्कि अपना नाम, धर्म और वजूद तक बदल दिया। साल था 1980। भारत पाक संबंध नाजुक थे, विश्वास की जगह अविश्वास था और जमीनी हालात बेहद संवेदनशील। अजीत डोभाल पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन में एक अधिकारी के रूप में तैनात थे, मगर उनकी असली भूमिका थी गुप्तचर, जासूस और रणनीतिकार की। पर ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये थी असली जिंदगी, जहाँ की फिल्मों की तरह कोई रीटेक नहीं होता, जहाँ हर गलती की कीमत मौत थी। पाकिस्तान में रहते हुए डोभाल ने खुद को एक मुस्लिम के रूप में पेश किया, नाम रखा अब्दुल, दाढ़ी बढ़ा ली, उर्दू फारसी लहजा अपना लिया और खुद को पाकिस्तानी मूल का व्यापारी बताया। इस बुक के राइटर लिखते हैं कि एक बार की बात है, एक कुख्यात इलाके में डोभाल मस्जिद के अंदर ठहरे हुए थे। वो इलाका कट्टरपंथियों और आईएसआई की गतिविधियों का केंद्र था। उनके पास भारतीय खुफिया नेटवर्क की जानकारी थी और शक की एक भी लकीर उन्हें मौत के घाट उतार सकती थी। एक रात एक स्थानीय मौलवी ने उनके उच्चारण और बोलचाल पर शक जताया। पूछा, तुम्हारा लहजा थोड़ा अलग क्यों है अब्दुल? वातावरण अचानक भारी हो गया, जैसे हर दीवार में कान लग गए हों। डोभाल ने फौरन नमाज की अगुवाई की, शुद्ध अरबी में आयतें पढ़ी और फिर अपने पाकिस्तानी व्यापार के झूठे किस्से सुनाए और पूरा माहौल सहज हो गया। लेकिन उस रात उन्होंने खुद लिखा, वो मेरा सबसे लंबा वक्त था जब हर सांस के साथ जिंदगी और मौत का फैसला हो रहा था। पाकिस्तान में रहते हुए वो नवाज शरीफ जैसे उभरते नेताओं के करीबी बने, दावतें दी, बातचीत की, मगर हर मुस्कान के पीछे छुपी थी एक रणनीति। हर मुलाकात एक खुफिया कड़ी थी। डोभाल जानते थे, जानकारी इकट्ठा करना एक कला है और विश्वास अर्जित करना सबसे बड़ी चुनौती। डोभाल ने पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेम का बहुत फायदा उठाया। भारत पाक मैचों में उन्हें वीआईपी बॉक्स में आमंत्रित किया जाता, जहां सैन्य अधिकारी और राजनेता पहले से मौजूद रहते। मैच के हर ओवर के बीच होती थी सूचनाओं की अदला बदली। हर थाली के पीछे छुपा होता था एक नई रणनीति का सुराग। डोभाल कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, वो हमें आज तक उनके फैसलों में दिखता है, चाहे वो पुलवामा के बाद हो, एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर। उनकी सोच थी, यदि दुश्मन की नब्ज पकड़नी हो तो उसके धड़कनों की आवाज से दोस्ती करनी पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति, सांप्रदायिक दायरे और खुफिया नेटवर्क की संरचना इतनी बारीकी से जानी कि भारत के सुरक्षा ढांचे के लिए वो जीवित डेटाबेस बन गया। जहां आम आदमी सिर्फ सरहद तक देखता है, डोभाल दुश्मन के घर में बैठकर भारत की अगली चाल बुन रहे थे, बिना हथियार, बिना शोर, एक चुपचाप चलने वाले तूफान की तरह। चैप्टर 5
मिशन इन इराक। जब ISIS के हाथों में 40 भारतीय नर्सों की जान फंस गई थी। इससे याद आया कुछ आपको? जी हाँ, आइए बात करते हैं असली टाइगर की। 2014 का वो साल, इराक एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। ISIS ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। इराक के एक शहर टिकरित में फंसी थी 46 मासूम भारतीय नर्सें। न रास्ता था न उम्मीद थी, और तभी एक नाम भारत सरकार से उठकर आया, अजीत डोभाल। इराक में काम कर रही 46 भारतीय नर्सें अचानक खुद को एक भयानक युद्ध के बीच में पाती हैं। ISIS ने पूरे अस्पताल पे कब्जा कर लिया था। हर दिन बमबारी, हर पल जान जाने का डर, मोबाइल नेटवर्क बंद, भारतीय दूतावास की पहुंच नामुमकिन। जब दुनिया हाथ खड़े कर रही थी, तब डोभाल चुपचाप इराक पहुंचे। ना प्रेस, ना ही कोई सिक्योरिटी, पर वो एक मिशन पर थे, 46 जिंदगियों को बिना एक गोली चलाए वापस लाना। दोस्तों, ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। डोभाल ने खुद को पहले एक NGO रिप्रेजेंटेटिव और फिर एक बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश किया। इराक के स्थानीय गुटों से संपर्क साधे। उन्होंने उन लोगों से बात की जिनसे कोई बात तक नहीं करता था। उन्होंने न तो धमकी दी न झुके, सिर्फ रणनीति चलाई। उन्होंने कुर्दिश खुफिया एजेंसियों से मदद ली, इराकी सेना और वहाँ के स्थानीय संपर्कों को एक साथ जोड़ा। हर बातचीत में वो ISIS के साइकोलॉजी को समझते गए। उनमें से एक ऑफिसर ने बाद में कहा, ना तो वो डिप्लोमेट लगते थे ना जासूस, वो बस एक इंसान थे जो हर कीमत पर उन लड़कियों को घर लाना चाहते थे। और अंततः 3 दिन बाद एक फ्लाइट बगदाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है और उसमें सवार थी वो 46 भारतीय नर्सें। मिशन पूरा होने के बाद डोभाल ने न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई बयान दिया, ना कोई सेल्फी, बस चुपचाप अपने ऑफिस लौट आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। डोभाल को कभी कैमरे पसंद नहीं थे। उनकी सोच थी, सबसे सफल ऑपरेशन वो होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बस रिजल्ट्स देखता है पूरा देश। उस दिन एक सुपर कॉप ने फिर साबित किया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिल, दिमाग और नीयत से भी जीती जाती है। इस इराक मिशन पे गोलियां नहीं, रणनीति बोली, और एक गुमनाम योद्धा ने 46 घरों के चिरागों को बुझने से बचा लिया। चैप्टर 6, मिशन इन कश्मीर। आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। कश्मीर भारत का स्वर्ग और संघर्ष का केंद्र रहा है, जहां हर सुबह के साथ गोलियां और सूरज एक साथ निकलते थे। और तब अजीत डोभाल ने वहां मोर्चा संभाला। उस दौर में घाटी में हर गली में बंदूक थी, हर बच्चा किसी आतंकवादी का नाम जानता था, हर पोस्टर भारत विरोधी नारों से भरा होता था। पाकिस्तान की ISI लगातार वहाँ के युवाओं को बरगला रही थी। धार्मिक कट्टरता, पैसा और डर, ये 3 चीजें आतंक की जड़ें बन चुकी थीं। उस वक्त डोभाल दिल्ली में बैठकर रिपोर्ट नहीं पढ़ते थे। वो खुद घाटी की गलियों में पैदल घूमते थे, कभी आम नागरिक बनकर तो कभी किसी मौलवी के भेष में। एक बार एक अलगाववादी सभा में उन्होंने खुद को एक स्थानीय पत्रकार बताकर घुसपैठ की। वहाँ उन्होंने न केवल बातचीत रिकॉर्ड की, बल्कि कई संपर्क भी बनाए जो बाद में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहद मददगार साबित हुए। डोभाल सिर्फ हथियारों के भरोसे आतंकवाद से नहीं लड़े, बल्कि आतंकियों की मानसिकता बदलने की योजना शुरू की। उन्होंने ऐसे स्थानीय युवाओं को खोजा जो कभी आतंक के हिस्सा थे लेकिन अब पछता रहे थे। उन्हें सुरक्षा, सम्मान और दूसरा मौका देकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने घाटी में आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए एक सख्त संदेश फैलाया, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, अगर तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। इस सोच के पीछे डोभाल का सिद्धांत, डोभाल डॉक्ट्रिन था, अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं प्रतिकार होगा, निर्णायक कार्रवाई होगी। डोभाल यही नहीं रुके। डोभाल ने पाकिस्तान के भेजे गए फंड, हथियार, सप्लाई चैन और आतंकियों के ट्रेनिंग मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क तोड़ना शुरू किया। एक अधिकारी के मुताबिक जब डोभाल कश्मीर में होते थे, ISI के अफसर घबरा जाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि वो किस रूप में हैं, कहाँ हैं और क्या करने वाले हैं। डोभाल का मानना था, कश्मीर की समस्या सिर्फ गोलियों से नहीं, संवाद, रणनीति और सामाजिक समर्पण से हल होगी। उन्होंने इसरो से लेके IB, सेना से लेके स्थानीय प्रशासन, सबको एक साथ जोड़ा। चैप्टर 7, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि उस दिन को हम में से कोई भी भूला होगा। 18 सितंबर 2016 सुबह के 5 बजे उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। 17 जवान शहीद हो गए। पूरे देश का खून खौल उठा। हर भारतीयों की आंखें नम थी और उनमें एक सवाल था, अब क्या हमेशा की तरह फिर एक बयान आएगा या इस बार कुछ बदलेगा? दिल्ली में NSA के ऑफिस में एक इंसान शांत बैठा था, न गुस्सा न चीख, सिर्फ सन्नाटा और एक निर्णय, सर्जिकल स्ट्राइक। उन्होंने अपनी टीम बुलाई, रॉ,
आईबी, सेना, एनएसजी, घातक कमांडो और नॉर्दर्न कमांड। डोभाल ने पहले दुश्मन की हर हरकत का नक्शा मांगा। एलओसी के उस पार कौन से कैंप हैं, कितने आतंकी हैं, किस टाइम पर क्या मूवमेंट होता है। रॉ और सेना के खुफिया इनपुट के साथ उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया और उस मिशन का नाम दिया सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि एलओसी को पार करके आतंकी लॉन्च पैड्स को खत्म करना, लेकिन बिना किसी भारतीय नुकसान के। ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक स्पेशल ऑपरेशन था, दिमाग से लड़ी गई लड़ाई जहाँ गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। चैप्टर 8 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस सिस्टम। साल 2004 देश की आंतरिक सुरक्षा कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही थी। आतंकवाद, उग्रवाद, सीमा पार जासूसी और साइबर खतरों का नया दौर शुरू हो चुका था। ऐसे वक्त में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने अजीत डोभाल, लेकिन उनका नजरिया पारंपरिक नहीं था। वो जानते थे कि 21वीं सदी की सुरक्षा सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोऑर्डिनेशन से होगा। डोभाल ने यह महसूस किया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं। आईएसआई, आतंकवादी संगठन, ड्रग कार्टेल सब मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन हमारी एजेंसियां बिल्कुल अलग अलग। और यहीं से जन्म हुआ मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर का। मैक का काम है देश भर की खुफिया जानकारी एक जगह इकट्ठा करना और इसे जरूरतमंद एजेंसियों को तुरंत साझा करना। समझदारी से बांटी गई जानकारी हजारों जानें बचा सकती है, यही उनका सिद्धांत था। इसके साथ ही उन्होंने एक और मजबूत पहल की, ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस, जिसके तहत राज्यों और केंद्र की एजेंसियां एक साझा लक्ष्य पर काम कर सके। अब पहली बार दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट सभी हिस्सों में एक संगठित खुफिया नेटवर्क तैयार हो रहा था। जो पहले सिर्फ फाइलों में था वो अब जमीन पर दिखाई देने लग गया था। 2005 में जब वो आईबी से रिटायर हुए तब ज्यादातर लोग आराम करते हैं, लेकिन डोभाल का मिशन वहाँ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने स्थापना की विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन की, एक ऐसा थिंक टैंक जहाँ देश की नीति, रणनीति, रक्षा और विदेश नीति पर गहन शोध होता है। यहाँ से उन्होंने न सिर्फ कई पेपर्स पब्लिश किए बल्कि देश के कई शीर्ष नेताओं को सलाह भी दी। नॉलेज ही असली पावर है, इस मूल मंत्र पे वो आज भी जीते हैं। डोभाल हमेशा कहते थे रिएक्टिव इंटेलिजेंस इज अ डेड इंटेलिजेंस। अगर हम सिर्फ घटनाओं के बाद काम करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। उनके लिए सुरक्षा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक फिलॉसफी था। उनका मानना था कि भारत को एक ऐसे तंत्र की जरूरत है जो तेज, आत्मनिर्भर और प्रोएक्टिव हो। यही कारण था जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो उन्हें एनएसए बनाया गया, एक ऐसा पद जहाँ से वो पूरी सुरक्षा नीति को आकार दे सकते हैं। चैप्टर 9 द वॉल ऑफ इंडियन डिफेंस। दोस्तों, जब भारत पे कई दुश्मन अंधेरे में वार कर रहे थे तब भारत का एक अदृश्य दीवार हर वार को अपने ऊपर ले रहा था। एक दीवार, एक मजबूत दीवार जिसका नाम था अजित डोभाल। अजित डोभाल ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी भारत के कई महत्वपूर्ण मिशंस का हिस्सा और उनके नायक रहे, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में परिवर्तन, 2015 में म्यांमार में नागा आतंकियों पर एयर स्ट्राइक, 2017 डोकलाम में चीन को रोकना, 2019 पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2019 जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की रणनीति, साइबर और हाइब्रिड वॉरफेयर पर ध्यान देना, ऐसे कई और आंतरिक नामों में उन्होंने निर्णायक फैसले लिए। चैप्टर 10 डोभाल्स डॉक्ट्रिन, भारत की सुरक्षा नीति की नई परिभाषा। अब देश की रक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि हौसले और समझदारी से होती है। डिफेंस इज नो लॉन्गर डिटरमाइंड एट बॉर्डर्स बट इन मॉरल एंड द माइंड। दोस्तों, ये ना कोई फिलोसफिकल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि उस रणनीति की आत्मा है जिसे आज दुनिया डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है। नीति नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। अजित डोभाल की सोच हमेशा डिफेंसिव है ना, धीरे धीरे हार की ओर बढ़ना है। इसलिए उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति में 2 बड़े बदलाव किए। पहला, ऑफेंसिव डिफेंस, आक्रामक सुरक्षा। दूसरा, प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी, पूर्व आक्रामक नीति। ऑफेंसिव डिफेंस पहले भारत की नीति थी कोई हमला करे तो जवाब दो, लेकिन डोभाल कहते हैं दुश्मन को इतना असहज करो कि वो हमला करने से पहले 10 बार सोचे। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और एलएसी पर असर्टिव डिप्लोमेसी, ये सब डोभाल की डॉक्ट्रिन की उपज है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, डोभाल का मानना है सिर्फ हमले के बाद जवाब देने से देश नहीं बचते, खतरे से पहले ही उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि जब खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिले कि हमला होने वाला है तो पहले हमला करो ताकि दुश्मन की योजना उसी के घर में खत्म हो जाए। डोभाल की नीति सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, उन्होंने आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डिप्लोमेसी को भी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया। उनका स्पष्ट मत था इंटरनल स्टेबिलिटी इज नेशनल सिक्योरिटीज फाउंडेशन।
इंस्पिरेशन। डोभाल ने स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी को भी इंटेलिजेंस ड्रिवन थिंकिंग से जोड़ा। डोकलाम, गलवान, लद्दाख डिसएंगेजमेंट टॉक्स में उन्होंने सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, सूचना और दबाव का बेहतरीन संतुलन दिखाया। आज अमेरिका, इजराइल, रूस सभी देश अजीत डोभाल डॉक्ट्रिन का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन केवल सैन्य रणनीति नहीं, एक नेशन की आत्मा को बचाने की रणनीति है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है डोभाल्स डॉक्ट्रिन के बारे में? चैप्टर 11, पर्सनल लाइफ एंड हिज इंस्पिरेशंस। वो आदमी जिसने जिंदगी देश को सौंप दी, उसके पास भी एक घर था, एक परिवार था और कुछ सपने भी थे जो उसने कभी खुद के लिए नहीं देखे। ये किताब कहती है कि अजीत डोभाल का व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सादा और अनुशासित था। वो भले ही देश की सबसे खतरनाक मिशन पर रहे हों, लेकिन निजी जिंदगी में वो एक सादा, धार्मिक और बेहद अनुशासित व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। डोभाल ने अपनी निजी जीवन को हमेशा गोपनीय रखा, शायद उसी तरह जैसे उनका पेशा था। अजीत डोभाल मानते थे कि एक खुफिया अफसर की सबसे बड़ी ताकत होती है चुप्पी और छाया में रहना। डोभाल इंडियन फिलॉसफी और अध्यात्म से गहरे जुड़े हुए हैं। किताब में बताया गया है कि वो स्वामी विवेकानंद, भगवद गीता और सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। उन्होंने एक बार कहा था, धर्म और राष्ट्र सेवा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं। उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें जीवन के हर मोड़ पर संतुलन बनाए रखने में मदद की, चाहे वो पाकिस्तान की धरती पर खतरे में हो या दिल्ली में रणनीति बनाते हुए। डोभाल का विश्वास था कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सिर्फ निजी सुख नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन का हर हिस्सा देश को समर्पित किया, यहाँ तक कि उनके बेटे विवेक डोभाल भी राष्ट्र की सेवा से प्रेरित होकर आगे बढ़े। उन्होंने अर्थशास्त्र और नीति निर्माण के क्षेत्र में काम किया। इस किताब में उनके प्रेरणा स्रोतों के रूप में 3 बातें बार बार आती हैं: निस्वार्थ सेवा, धार्मिक मूल्यों के साथ रणनीतिक सोच, भारत माता के प्रति संपूर्ण समर्पण। दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जो इंसान देश के लिए जीता है वो अक्सर इतिहास के पन्नों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा जाता है। अजीत डोभाल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण व्यक्ति जब असाधारण निष्ठा से काम करता है तो वह युवा तक प्रेरणा बनता है। अजीत डोभाल का कहना था, निगेटिविटी आपको खोखला बना देती है और हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाती है। उनके जीवन का एक मंत्र था, स्ट्राइव, फोकस, रिसर्च एंड इवैल्यूएट, यानी संघर्ष करो, केंद्रित रहो, शोध करो और मूल्यांकन करो। दोस्तों, डोभाल सख्त थे लेकिन क्रूर नहीं। दुश्मन से भी इंसानियत से पेश आना उनकी सोच थी, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ गोली चलाने से नहीं, चरित्र से भी आती है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा हीरो वो होता है जो बिना दिखे, बिना किसी उम्मीद के देश की नींव को मजबूत करता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक सैल्यूट की तरह इसे शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको अजीत डोभाल के किस बात ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इटर्नल माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए नोटिफिकेशंस मिल सके। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।